चलें 2 मिनट के रिकैप में आपसे ये बात कर रहे थे। लास्ट राउंड में मैंने आपसे डिस्कस किए थे, मैंने कहा था एक तो आपके लिए स्केलर्स डिस्कस कर दिए थे, दूसरे नंबर पे मैंने आपसे क्या डिस्कस किया हुआ था, वेक्टर्स, है ना। 2 मिनट में एक बार फुर्ती से जितना पढ़ाया था उसको 2 मिनट में बताया था। वो स्केलर्स याद है कौन से थे, हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल कौन से बताओगे स्केलर के? अरे ये एग्जाम्पल मत बताओ यार, टाइम नहीं, अब टाइम नहीं, अब लेंथ मास टाइम नहीं, अब आपको बताने चाहिए। हम बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इस टाइप के, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपने लेवल के एग्जांपल्स पे जाएंगे। और वेक्टर्स कौन से कहा था? वेक्टर्स होंगे जिनमें आपका होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। और इनके लिए जो आपने एग्जाम्पल लिए थे वो आपने कौन से लिए थे? वो लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी हम कहते हैं फोर्स, टॉर्क एट्सेट्रा। ठीक, 1 मिनट हो गया सर को टाइम दें। बाकी लोग इधर कंसंट्रेट करें, तब तक सर अटेंडेंस ले लेंगे। मैंने कहा एक तो ये आपसे डिस्कस किए थे, दूसरी चीज़ जो आपसे डिस्कस की थी मैंने वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, वो आपसे डिस्कस कर दिए थे कि आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ फुर्ती से, 2 वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेफिनेटली अंडर रूट। आप सही बता रहे हैं। 2 लॉज बताए थे आपको, मैंने कहा था या तो आप इस्तेमाल करेंगे ट्राइंगल लॉ, और दोनों में अब जो आगे खास चीज़ बताओ, बाकी लोग हम बताएं बराबर इस तरह इस साइड याद ध्यान देना, क्योंकि मैं कंटिन्यू करूंगा पुराना। मैंने कहा था अगर आप ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल लॉ आप तब यूज़ कीजिएगा व्हेन 2 फोर्सेज, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या मैंने कहा 2 वेक्टर्स आर गिवन इन अ कंसेक्यूटिव मैनर। अगर 2 वेक्टर आपको कंसेक्यूटिव मैनर में दिए हो तो फिर आपकी जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड क्या देगी? दैट विल बी द रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम डायरेक्शंस का क्या एज्यूम करते थे? थीटा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज गिवन बाय अल्फा। और इसी के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, और दूसरा ऑप्शन क्या था? वो ऑप्शन ये था कि आपके दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आप एक कॉमन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से बनाते हुए जाएं। और इस केस में आप लेते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या ये मेरी बात याद है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ये आपका हो जाता था डायगोनल। फर्दर आप फॉर्मूला बता रहे थे, ज़रा बता दें क्या था रिजल्टेंट का? डायरेक्शन के लिए हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, बढ़िया, सारे याद हैं? ओके। इस बेसिस पर हमने एक चीज़ और ली थी लास्ट में, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका हम इस साल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करेंगे वो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे। रिजोल्यूशन क्या था ये याद है? स्प्लिटिंग ऑफ 2 वेक्टर्स। चलो ये 2 ही लड़कियां बेचारी बोल रही हैं, बाकी सब सन्नाटे में, कुछ अटेंडेंस देने व्यस्त हैं, है ना। चलो इनकी अटेंडेंस ही हो जाए, नहीं तो बहाना मार जाएंगे। हमें पूछ रहा था रिजोल्यूशन की प्रोसेस याद थी, क्या थी? बताएं फुर्ती से ज़रा। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट और 2 पार्ट्स। और ख़ास बात ये पार्ट कहाँ करोगे? ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करते हुए जाएंगे। कोई भी गिवन वेक्टर है, आप इसके 2 टुकड़े करते हुए जाते हैं, और 2 टुकड़े करते हुए जब जाएंगे तो इनमें से एक टुकड़ा जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा मान चले आर एक्स, और दूसरा टुकड़ा आपके लिए कहलाएगा आर वाई। और सबसे ख़ास बात इसके बाद क्या इनकी वैल्यूज़ आपको याद हैं? आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट कितने थे? आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। बाकी जिन्होंने 11th पढ़ा है उन्होंने ध्यान दिया होगा, मेरा ख्याल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत ही हम यहीं से करते थे। वेलोसिटी वेक्टर यू इट इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस, वर्टिकल आपका यू आई इज इक्वल्स टू यू साइन। इसी को लेकर हमने दुनिया भर के डेरिवेशन प्रूव किए हैं। तो इसलिए मैंने कहा इतना जो पार्ट मैंने 2 या 3 टर्न चलाया, ये बेटा केवल उन लोगों के लिए चलाया है जो कहीं ना कहीं 11th में हम कहते हैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ थे। तो अपना आप कवरेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि इसके बाद हमें इन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। तो ये मान के चलें पिछला साल आपने नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, इन 3-4 लेक्चर्स को कवर अप कर लीजिएगा। जहाँ दिक्कत आए ये लेक्चर डलें, और भी दिक्कत आए पिछले साल के वीडियो लेक्चर्स मेरे पास डलें, आप मुझे बोल देना, मैं उनकी भी आपकी लिंक भेज दूंगा, उनको देख लेना। लेकिन इन चीज़ों के बिना आप 12th में चल नहीं पाएंगे। इनको मैंने कहा आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तो एक तो ये समझ में आ जाते हैं, बढ़िया। उसके बाद क्या आपको ऐसा याद है, मैंने इसमें आई कैप जे कैप फॉर्म बताए थे क्या आपको?
बढ़िया। आई कैप और जे कैप मैंने कहा था दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, और इसीलिए आपने कहा था वेक्टर आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ये दो पार्ट हो जाते हैं, आर एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस और प्लस आर वाई अलोंग द वाई एक्सिस। बढ़िया, तो ये सभी को याद है। दूसरा है बताएं क्या सभी को मालूम है, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पहले ऐसा बताओ, आपको कोई शंका तो नहीं है ना? ठीक, देन इट्स गुड। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बाद जैसे आप रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं, हमारे पास आज का जो काम था वो आज का काम था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैंने कहा था हम लोग आज डिस्कस करते हुए जाएंगे और फिर बताऊं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब मैं उतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा जितना मैं 11th में था या जितना 12th मैथ में, मैं केवल उतना काम चलाऊ देखता हुआ जा रहा हूं जो अपने को रोज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है। तो पहली बात तो ये क्लियर है, तो इसके हर वर्ड को बिल्कुल आप मान के चलिएगा कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरे वेक्टर में से सिलेक्टेड चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे जाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपने स्टार्टिंग ली हो तो फर्स्ट बैच में मैंने आपसे कहा था वेक्टर्स के कि वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 इज इक्वल्स टू वेक्टर 7 हो सकता है, और हो सकता है 5 हो, और हो सकता है 6 हो। ऑल द आंसर्स आर एग्जैक्टली और करेक्ट, सारे बराबर से सही आंसर हैं। और इसीलिए हमने एडिशन के लिए रूल्स पढ़े, फिर ट्राइंगल लॉ या फिर जो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। इसका मतलब एक अंदाज लग जाता है जब वेक्टर्स का एडिशन तमीज़ से नहीं होता। हाँ देख लो, 3 प्लस 4 कहीं 6 देता है, कहीं 5 देता है, कहीं 7 देता है, पता नहीं क्या क्या देता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी इतना सीधा सीधा तो नहीं होगा कि आप सोचें 3 4 जा 12 हो जाए, ये तो कन्फर्म है। और इसके बाद मुसीबत ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले मुझे ध्यान से सुनना, पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो आप जो दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनमें से एक प्रोडक्ट आपका कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। आप स्केलर प्रोडक्ट इसलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, इसी के बजाय ध्यान देखना एक और तरह से आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, विच इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा नाम बताता हूँ, दिस स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किया जाता है विद ए साइन ऑफ डॉट बिटवीन द वेक्टर्स। अगर आप थोड़ा सा पुरानी क्लासेस याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनटू को हम दोनों तरह से लिख देते हैं। पर्टिकुलरली पिछले साल कुछ लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं क्या? बढ़िया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल पढ़ा होगा। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 कैसे लिखते हो? 5x 4x 3x ऐसे लिखते हो क्या? ऐसे नहीं लिखते होगे, ऐसे लिख देते होगे। और एक मज़ेदार बात है, मुझे बात है 3x 5 और 3.5 में कोई फ़र्क होता है? कुछ नहीं होता, वो भी 15 आता है, ये भी 15 आता है, लेकिन हमारे लिए इन दोनों में फ़र्क है। और जो फ़र्क है वो पहला मैंने बताया, इसका आंसर आता है स्केलर क्वांटिटी, और अगर आप इसको लिए हुए हो तो ये आंसर आता है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात मैं याद दिलाता हूँ, पहले उन लोगों को जिन्होंने 11th पढ़ा हुआ है उन्हें याद आएगा, हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे, स्केलर प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते थे वर्क निकालने में। अब वर्क निकालने में हम क्यों करते थे ये मैं कारण बताता हूँ। ज़रा एक काम करें, आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल लिखे हैं, ज़रा पढ़िएगा कौन कौन से लिखे हैं। वर्क, एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही लिखे हुए ना। ये आपके रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, कहीं और नहीं कर रहा हूँ। अभी रजिस्टर ताज़ा एकदम फ्रेश वाला पिछले टर्न का आपने लिखे हुए हैं वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बढ़िया आए, मैं बताता हूँ, अगर आप 9th में होते तो आपका वर्क इज इक्वल्स टू होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मेरे शब्दों को सुनना, आप कह रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब आपको मालूम है, अभी आपको पता चला है कि वर्क आपकी स्केलर वाली टेबल में पड़ा हुआ है और स्केलर वाले में पड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जो आप 11th या 12th की बात करेंगे तो W इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू, नहीं भाई इतना बड़ा दिख जाना चाहिए यार, बिल्कुल एकदम ऐसे थोड़ा हो गए। वेक्टर F डॉट वेक्टर S कर देता हूँ,
हो सकता है आपने कहीं और पढ़े हो तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर पढ़ा हो, दैट डजंट मैटर। आर से लिख दें, एक्स से लिख दें, एस से लिख दें, यही लिखा था। और इसके बाद इसीलिए आप देखेंगे हमारे लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। और याद दिलाता हूँ, इस कॉस थीटा के बेसिस पे हमने 3 तरह के वर्क डिफाइन किए थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। और ज़ीरो वर्क करने के लिए हमने किसे भेजा था? कुली को सही कह रहे हो कुली भेजना पड़ा था ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो चलें उस उतनी चर्चा में नहीं जा रहे, सिंपल सी बात दिखा देता हूँ जो अभी अपने काम की है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर मुझे स्केलर रिजल्ट चाहिए, वर्क आपने देख लिया आपकी कॉपी में स्केलर है, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? आए मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं क्यों डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक सवाल बनेगा। ये इसलिए बनेगा क्योंकि अगर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो चिंता छोड़िएगा कैसे आया, अभी तो ये देखिए ऐसा आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो हम अगले टर्न पे स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन इस साल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ये चेक करें कि आपने उसका नाम स्केलर की टेबल में से लिया है, और अगर लिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका मतलब ये, अगर आपको फ्लक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। नो वे, आप कहते हैं हम पढ़ के नहीं आए, कुछ नहीं होना, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। आए देखे ध्यान से, पहले मैं पहले की बात कर देता हूँ, क्या भी समझ में आता है। जिन्हें ऐसा लगता है एक नाम और उन्होंने लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनको भी बता देता हूँ। उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। डी आर समझ रहे होगे, छोटा डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स डी वाई डी जेड, सब जगह आपको डॉट प्रोडक्ट लगेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे, मैंने इसलिए बताया ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे डॉट प्रोडक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ें। तो मैंने कहा इसलिए इन सारी मुसीबतों का इलाज एक बार में यहीं से कर देते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, स्केलर प्रोडक्ट आप लेंगे, स्केलर रिजल्ट आएंगे इसके। और सबसे ख़ास बात, इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला, हल्का सा दिमाग लगाओ यहीं से दिख जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका आता है ए बी कॉस थीटा। क्या है, पहली मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना। एक काम करें, रजिस्टर उठाएं फुर्ती से और एक हेडिंग डाल दीजिएगा स्केलर प्रोडक्ट, और 2 लाइनें मैं बोल देता हूँ, उसको लिख देते हैं। रजिस्टर उठाएं, नंबर 1 जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आप बताएंगे द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट में आप जाएंगे द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सेंटेंस हर आदमी को समझ में आ रहा है। जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। लास्ट ईयर ये वर्क सरीखी होती थी, इस साल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरीखी होंगी। और नीचे बताएं इट इज़ गिवन बाई, नीचे बढ़िएगा इट इज़ गिवन बाई, और गिवन बाई में आपको कौन सा मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्या ये क्लियर हो जाता है? बढ़िया। जैसे आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड मैं 2 छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। नीचे बता दीजिएगा अदर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप बताएंगे वर्क, एग्जाम्पल्स बताते हैं वर्क। वर्क में आप बताएंगे W इज इक्वल्स टू वैक्टर F डॉट वैक्टर S। एग्जाम्पल बता दो। वर्क W इज इक्वल्स टू वैक्टर F डॉट वैक्टर S, यानी कितना होगा FS कॉस थीटा। या फिर आपके लिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू वैक्टर E डॉट वैक्टर A। अभी इसको हम क्या लिख देंगे, क्या लिख दूँ इसको, EA कॉस थीटा। बढ़िया। और एक दिखा दिएगा तीसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रहा है? 11th नहीं पढ़ा रहा, 11th से आ रहे, धीरे 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 12th भी खिसकाता जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जाएंगे DV इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DR।
और अगर आप लेंगे तो फॉर्मूले के तौर पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान जा रहा है, हो जाएगा EDR cos थीटा। बढ़िया, हाँ है ना। दो चीज़ें इस डॉट प्रोडक्ट से जुड़े न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ज़रूरी पढ़ेंगी, उन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, इसमें आप लिख दें इफ़ गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, लिख दो एक छोटी सी लाइन, इफ़ गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर आपके गिवन वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आ रहा है, इस समय आपका थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90। इसका मतलब ध्यान से देखें, आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा ए बी कॉस 90। कॉस 90 मालूम है भाई, बढ़िया। तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या आया समझ में, इसका मतलब आपके पास कोई दो वेक्टर कितने भी बड़े क्यों ना हो, दो वेक्टर्स मैं ले लेता हूँ, एक आपका 3 लाख न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ 50,000 किलोमीटर, बट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब है इनका वर्क डन यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा नीचे, नीचे आप लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। नीचे आप बताएंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ठीक, पिछले साल हम इसका एग्जांपल लेते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स याद होगा रेडियल होता था, वेलोसिटी वेक्टर जाता था टेंजेंशियल, वर्क डन 0 हो जाता था। इस साल ये एग्जांपल आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में। अभी तुम ये चिंता मत करना ये क्या होती हैं, वो तो हम बता ही देंगे, तुम तो इतना ध्यान रखना कि अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस कंडीशन की। इसलिए मैंने कहा था यहाँ मैं जितनी चीज़ें लिखा रहा हूँ छाँट के केवल वही लिखा रहा हूँ जो मुझे पता है कहीं ना कहीं। इसलिए आपने लास्ट ईयर वेक्टर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन अब इनको मत खोइएगा, ये खो गए तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बता देता हूँ, अगर आपके वेक्टर्स ध्यान देखना आई जे के कैप फॉर्म हो, यानी आपको कैसे दिए हो, रिजॉल्व्ड पार्ट दिए हो। जैसे मैं मान के चलता हूँ आपको दिया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। क्या आपने लास्ट राउंड पे कहा था आई कैप जे कैप का क्वेश्चन चेक किया था, क्या किया हुआ था ना? बस तो ये तो फॉर्मेट समझ में आता है, कुछ भी 3i 4j 5k कुछ भी लिखा हो। और ऐसे ही मान के चलें आपका वेक्टर B इज इक्वल्स टू दिया हो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस आपका दिया हो B3 के कैप। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं है। किसी को याद है हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इस फॉर्मेट का? इसका एक सिंपल सा तरीका होगा और वो तरीका आपसे ये कहेगा कि अगर आपको ये दिया हो तो आप I2i J2j और K2 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। I2i समझ में आ रहे होंगे, चलो बेचारा 1 उसका कट गया है, ध्यान रखना। और मेरी बात समझ में आ जाती है, यानी इसका प्रोडक्ट आपका आएगा A1 B1 प्लस आपको मिलेगा A2 B2 और प्लस मिलेगा A3 B3। ठीक, हाँ याद रखें, ये आपको याद रखना है। हाँ, किसी को अगर ये शंका हो जाए कि ये आया कैसे, तो किसी को ऐसा याद है हम लोगों ने यार इसे प्रूव किया था, एक तकरीबन 1-1.5 पेज लगा के हमने प्रूव कर रखा है। तो कभी किसी को ऐसी शंका हो जाए कि ये आया कैसे, तो उसकी चिंता मत करना, तो मुझे पूछ लेना। मैं उसको एक लेक्चर और एक छोटी शीट रेफ़र कर दूंगा, कहीं ना कहीं सब पड़ी होंगी गूगल ड्राइव पे, वो इसको चेकआउट कर सकता है। ये मैंने इसलिए कहा कि युवराज सिंह सरी के नए लोग हैं, वो कहेंगे हैं हम कैसे मान लें यही आया। हमने कहा उसका इलाज मेरे पास है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। चलें, क्या इतना याद रहेगा आपको, हाँ ना बताएं? कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं? तो एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास, बस क्वेश्चन के हमारे लिए अब नाम बदल जाएंगे। जिस नए नाम से क्वेश्चन आएंगे उसको हम बाद में देख लेंगे।
पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिन देख लेता हूँ जो मेरे पास हो। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर शायद क्वेश्चन आपने कर लिए थे, है ना? ये किया था क्या? फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। दो कंपोनेंट बताओ, एक कंपोनेंट कॉस में, दूसरा साइन में। केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहे थे, किया हुआ था ना? ठीक है। देन वेलोसिटी वगैरह ठीक है, कंपोनेंट ये भी हमने निकाले थे। तो फिर हम जाते हैं एक अगले काम पर। चलो एक ये छोटा क्वेश्चन बताओ यार, ये मनोरंजन के लिए, इससे तुम्हारे केवल कंसेप्ट मजबूत होंगे, इससे में कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। बताओ फुर्ती से, और क्यों पूछ रहा हूँ फिर ये भी बताऊँगा। Particle moves 5 meter in positive x direction. The displacement of this particle will be बोलो आर्यांश गौतम। वो कैप कौन लगाएगा? टोपी जरूरी है यार। 5 आई कैप, क्या सबको समझ में आ जाता है? आई कैप आप पूछोगे मैंने क्वेश्चन रखा क्यों है, ये मैं ज़रूर जवाब दे देता हूँ। अपनी एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच न्यूटन पर कूलॉम, वो ऐसे दिए होते हैं 20 × 10⁻⁻⁸ न्यूटन पर कूलॉम इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आ सरफेस एरिया वेक्टर 2i + 3j दिस इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ दैट। मतलब कहानी समझ में आ रही है? एक चीज़ आपको आई कैप और जे कैप फॉर्म में दी गई है, तो मुझे बताएं। मेरा सेंटेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच न्यूटन पर कूलॉम इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? जो भी समथिंग दिया है वो आई कैप होगा, फिर डॉट प्रोडक्ट आप उस आई कैप को रख के निकाल लेंगे। अच्छा एक छोटी सी बात और बताएं, अगर यही 5 मीटर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो फिर क्या करते? माइनस आई कैप कर देते। बढ़िया। तो क्या ये सबको समझ में आ जाता है, हाँ या ना? ओके। इसीलिए एक और छोटा क्वेश्चन अब की बार ये देखें, किसी बोर्ड चमक रहा हो तो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 2 5। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन दी है 3 2 समथिंग, जो भी दिया हो। क्या दिया था? अच्छा 5 दिया है। देन द पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कैसे? सही कह रहे हैं, इतना सबको पता होता है। कोऑर्डिनेट है मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, जेड है। चलो 3D हमसे बनेगा नहीं, हम 2D में ही बना लेते हैं। 3 और 2 दिख रहे हैं, 3 और 2 का मीनिंग क्या होगा? यही होगा ना भैया, यही मीनिंग होगा ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 2, तीसरा इसलिए छोड़ दिया, तीसरा बनेगा ही नहीं, ना हमसे बनेगा और ना तुमसे बनेगा। हाँ नहीं, हमने कहा था हमसे नहीं बनेगा, कुछ सोच रहे होंगे अच्छा इनसे 3D नहीं बनता। हाँ मैंने कहा तुम बना दो। अगर 3 2 पे जाओगे तो क्या होगा? नज़र आ रहा है 3 अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब समझ में आ रहा है सीधा इधर 3 आई कैप। 2 अलोंग द वाई एक्सिस मतलब ये हो गया 2j कैप। समझ में आ गए? तो जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन दे दी जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट की पोजीशन ये दी है और कोऑर्डिनेट दिए हो, चुपचाप शराफत से उसको आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इसलिए मैंने कहा था यहाँ हर एक सवाल जो है वो सवाल पिछले साल टाइप नहीं, पिछले साल तो 60-70 किए थे, इस साल 10-12 इसलिए कर रहे हैं सिलेक्टेड, कि आपको बस वो चीज़ें याद आ जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो बता पाएंगे इनमें से कौन सा था? मेरा ख्याल है आई थिंक इट वॉज दैट। ओके, तो फिर एक और टफ क्वेश्चन पे जाते हैं। अब की बार बताएं, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट। चलो इसको करके बताओ फुर्ती से ज़रा। देखें, उठाए पेन उठाएं फुर्ती से जिन्हें नहीं आ रहा, और पेन से सॉल्व करके मुझे बताएं, मैं आंसर चेक करूंगा। सी ऑप्शन है, ठीक। किसी को नहीं आ रहा हो तो बताओ। चलो किसी को नहीं आ रहा हो तो पहले पूछ लेना भैया, इससे पहले हम पूछें। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं भैया कहता हूँ या तो तुम पूछो वरना फिर हम पूछेंगे। कोई है जो पूछना चाहे? ठीक, जरा देखें ध्यान से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर भी पूछूंगा तो मैं ही। मुझे याद था एक आदमी 100 मीटर पे खड़ा था, 120 मीटर पे पहुंच गया। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20 है। नहीं आया समझ में? अब
आ गया होगा। डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल आएगा। 3 - 2 कितना बचा 1, और 4 - 3 कितना बचा 1, और 5 - 5 कुछ नहीं बचा। इसको जीरो हीरो नहीं, कुछ नहीं बचा, बचा ही नहीं, उसमें क्या बचा दिख रहा है। ये अपन x कर रहे थे, y कर रहे थे, तो 1 i हो गए और 1 j हो गए। ये बात अलग है, 1 1 अपन लिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चंस एक्चुअली इसलिए नहीं कि आपको मुझे कराने हैं, और आपने ध्यान दिया मैं कह भी नहीं रहा लिखो या सब करो। PDF शीट आपके ग्रुप पर डली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। इनका फॉर्मेट किनका मतलब केवल इतना है कि आपको इस 1.5 घंटे के दौरान आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब समझ में आ जाए कि बाय द वे हम NCERT खोलें और उसको आप देखें तो आपको ये नहीं लगे किस भाषा में लिखी गई है, आपको ये समझ में आए नहीं अपनी ही भाषा में है, कोई ऐसा खास नहीं है। तो क्या ये मिल जाता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, तो कहाँ पहुँचे माइनस कर लो, अपने आप दिखने लगेगा। ज़्यादा है तो पूरा लिख, वैसे तो डायरेक्ट ही कर लो, बढ़िया है। और एक जाते हैं अगला। अगली बार आपसे कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल along a direction making an angle of 60 डिग्री विद वर्टिकल। तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये लास्ट टर्न का क्वेश्चन है एक्चुअली, बताएं। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल along a direction making an angle of 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। ऑप्शन मत देखना, एक मजेदार बात आता है इसके ऑप्शन गलत है। कितना बता रहे ऋषभ, 2.5 सही है, आप सही है आंसर। रटा तो नहीं है पिछले साल का, हाँ ये यही पूछना पड़ता है क्योंकि ऐसी दुर्घटना ड्रॉपर्स के साथ हो जाती है। ड्रॉपर के साथ टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, बोले पहला क्वेश्चन बोले C, दूसरा बोले D, पहले से 100 चले आएगा युवराज सिंह, नहीं आएगा क्या 5/2 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है ध्यान देखना, ये आपका बना रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। बहुत छोटी चीज़ है इसलिए दिखाया गया है। आपके पास एक फोर्स है, बहुत ध्यान से इधर देखें, एक सेकंड में क्या कह रहा है, अपने पास एक फोर्स है और ये फोर्स बना रहा कहाँ पर है, ये फोर्स ऐसा है कि ये वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। फोर्स कितना था, कहाँ गया, 5 न्यूटन था, बढ़िया। और आपको इसके 2 कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अभी फ़िलहाल वर्टिकल की बात कर लेते हैं, बाकी करूँगा मैं दोनों की चर्चा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे बेसिक चीज़ बतानी है। यही 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपका x और एक y। जब आप इन दोनों कंपोनेंट पे जाएंगे, ये रहा fx और ये मैंने लिखा है fy। मुझे ज़रा बताएं fx आपका क्या होगा। मेरा ये पूछना है f cos थीटा या f sin थीटा, f cos थीटा, ठीक है बढ़िया। क्या सभी इससे एग्री करते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट फिर से बोलो। जहाँ से एंगल बनता है वहाँ से cos लगता है। बढ़िया, गुड वन, वेरी गुड। आप ये भूल गए लास्ट टर्न मेरा कंपोनेंट देखो, पिछले टर्न के निकालो, पिछले साल के नहीं कह रहा, पिछले टर्न के निकालो, खोलो कॉपी जरा देखो। कंपोनेंट में बेस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट शब्द लिखा हुआ है, इसलिए वार्न कर रहा हूं। यहां पर जितना लिखा है उतने को तो बिल्कुल पतंजलि का च्यवनप्राश समझ के खा जाओ। हाँ, बेस, और अगर आप जाएंगे आपका थीटा कहाँ है, नज़र आ रहा है ये थीटा, और अगर ये थीटा है तो दिख रहा होगा ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये कंपोनेंट होगा। बेस के साथ किसका रिलेशन होता है, कॉस का, और ये होगा। तभी मैंने 2 बार पूछा था कि सब एग्री करते हैं कि नहीं समझ आ गया। तो ये आपका कायम होगा, ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। अगर ये बेस साइड है तो ये क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, और ये f sin थीटा। बाकी मैंने कहा बाकी छोटी मोटी बातें हैं। शायद कितना एंगल दिया है 60, तो ये आपका है 5 sin 60, और ये हो जाएगा 5 cos 60। और साक्षी भारद्वाज साइन कॉस की वैल्यू याद कराई, थोड़ी थोड़ी नहीं बेटा, पढ़ना आपको है। पापा ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़वा रहे, सोच ले, नहीं तो पापा को बुला के उन्हें भी यहाँ बिठा दूंगा, उनसे ही कहूँगा साइन कॉस की वैल्यू बताओ। और तुम्हारे पिताजी को तो हम बुला भी सकते हैं, वो तो अच्छे से मालूम है।
हाँ मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती मोड़ी को तुम पढ़वा रहे हो साइन कॉस थीटा, तुम भी पढ़ो, आगे ही बेंच पे बैठो, तुम्हें देखें तुम्हें कितनी याद होती है, तब समझ आएगा तुम बेचारी मासूम बच्ची पे कितना अत्याचार कर रहे हो हैं। तो इसलिए अगर तुमने खुद साइंस ली है तो बिल्कुल याद ही कर लो। चले मिल जाएंगे, वो शायद 5/2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5√3/2, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा था एक काम करें, फिगर बना के दोनों दिखा दें, फुर्ती से फिगर बनाए दिखा दें, और फिर मैं आप बताऊँगा पढ़ने का तरीका पढ़ने वालों के लिए। फिगर बना के 5 न्यूटन 60 और दोनों कंपोनेंट आप दिखा दीजिएगा। और चूंकि आप कर रहे हैं तो मैं यहाँ ये भी दिखा देता हूँ, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये बेस कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट आपका कौन सा है, ये कंपोनेंट है, अरे इतनी दूर चला गया बेचारा, ठीक है। समझ आ गया। अब युद्ध शुरू होने से पहले मैं एक बात और बताऊं, क्योंकि मेरे साथ रहेंगे बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया, जिन लोगों ने ये और नोट किया है उन्होंने क्वेश्चन नोट किया है, तो घर जाके तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा इसका क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन कहाँ का है। नहीं चिंता मत करना, क्वेश्चन नहीं नोट करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो पढ़ना कैसे है। ये तुम्हारे पास शीट मौजूद है PDF फॉर्म में, घर जाके एक काम करना है, इसका क्वेश्चन नोट करना, घर जाके दोबारा देख लेना, दैट विल गेट परमानेंट। फिर भी शंका रह जाए, कल लेक्चर को उठाना, सीधा अंदाज तो हो गई, आधे घंटे बाद का था, सीधे 40 मिनट बाद देखना, क्वेश्चन की सीरीज़ में मिल जाएगा, उतना 2 मिनट का वीडियो दोबारा देखना, क्वेश्चन नोट कर देना। इस प्रोसेस को साल भर फॉलो कीजिएगा, आप करेंगे, आप एक बेहतर स्टूडेंट और अच्छे नंबर्स में आ जाएंगे। चलें, इसके बाद है आपके डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा बाद में कर लेंगे, और अपने क्या करें, चलें अब हम आ जाते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट याद है, कितनी देर में भूल गए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, पहली चीज़। परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और तीसरी चीज़ IJ के फॉर्म में दिए होंगे, सीधा I to I J to J और K to K हमें प्रोडक्ट करना है। बस 3 ही बातें मैंने बताई हैं, आ जाए। ये आपसे कह रहा है प्रूव दैट दिस एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, बढ़िया, इनको 0 ले आए। एक छोटी सी बात आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपको लिखनी पड़ेगी वो आप क्या लिखेंगे ये बता देता हूँ। आप बताएंगे इफ वेक्टर A एंड B परपेंडिकुलर देन वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये बात से सिम्बॉलिक समझ में आती है? और अगर आती है तो आप चेक कर देते हैं ज़रा। वेक्टर ए देखो कितना दिया हुआ है आपको, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिया है 3i प्लस आपका 2j और प्लस आपको दिया है 3k। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2i माइनस j, बस k है ही नहीं है तो क्या करूं? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 3i नहीं था, सॉरी, ये था आपका i प्लस 2j प्लस 3k है ना, और बाकी 2i माइनस j। और इसमें मैंने कहा k नहीं दिया, कोई बात नहीं, या तो मन में एज्यूम कर लेना 0, नहीं तो जैसे लिखना हो लिख देना। बायोलॉजी के आप हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के काम चलाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये काम मैथ वाले छोड़ दें, मन में एज्यूम कर लेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना निकल आएगा? 2 सही कह रहे हैं। क्या कहा था? i to I j to j, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और अपन तो प्लस 0 भी लिख ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है? हाँ एकदम मालूम रहेगा ना। और जैसे आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 निकाला, इसका मतलब ही है कि आपका डॉट 0 होने का मतलब क्या है? ए और बी आपके परपेंडिकुलर हैं, सही है। करते हैं, जिनको आते हैं वो केवल ओरल रिफ्रेश कर लें, सही ना, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें हल्का सा भी शक है वो लिखते जाएं, जिन्हें और गहरा शक हो उनको मैंने बताया घर जाके एक बार
शीट से और एक बार लेक्चर से दोबारा कवर अप कर लें अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी कवरेज। मेरा सीधा एक काम है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे आया, कितनी बार पढ़ने पे आया, ये आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बोलो कार्तिक गुप्ता, कोई शंका होनी तो नहीं चाहिए यार, है ना। हाँ, पीछे वाल को चलो। शिवम हो गया क्या? हाँ, नहीं हम रुक जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना ये बैच बेटा आपके लिए चलाते हैं, आप एक बात भूल जाते हैं। मेरा बहुत प्यारा सा नियम है, तुम तो पिछले साल भी लास्ट में पढ़े हो, मैं हमेशा बैच क्या कहता हूँ, बैच आपके लिए चला। आप लिख रहे होंगे, मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही यही भैया, आप तक चीज़ पहुँचे। हमने दर कर दिया, हमने कहा हाँ हो गया, उससे मतलब नहीं है। और इसीलिए पूछता भी हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत बताएं ये नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, हम बैचेस में बैठे रह जाते हैं, ठीक है देख लेंगे, नहीं पूछ लें। और हमारे यहाँ तो जो लोग पढ़े उन्हें अनुभव है कि हम तो, आप पूछेंगे तो मैं तो आधे घंटे, आप पूछते रहे तो आधे घंटे बताता रहता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आती। मैं उन टीचर्स में है ही नहीं जो झल्ला जाए, अरे इतना क्यों पूछ रहे हो, बोले हाँ इतनी तो तुमने फीस भी नहीं दी जितना पूछ रहे हो। तो ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है तुम पूछ लो आज, मैं कह रहा हूँ पूछ ही ले, अब तू मन भर के पूछ, क्या पूछना चाह रहा है। बस फालतू बात है मत पूछना, नहीं तो एक आध खड़ा हो जाए, सर सलमान खान की कौन सी पिक्चर नई आ रही है ये भी बता दो, लगे हाथ, है ना। हाँ, और एक नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। इसको ट्राई कर सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। एन की वैल्यू डिटरमाइन करें कि आपके जो दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हो। कुछ नहीं करना है, हमने कहा 10वीं क्लास का क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें तो बढ़िया, वेल डन। जिनको दिक्कत है केवल उनके लिए बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं एन की वैल्यू निकालें जिससे परपेंडिकुलर हो, फिर वही जाओगे। क्या पहली शर्त क्या रहेगी कि अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर आपका क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये इसलिए 2 बार क्वेश्चन मैंने दिया है कि ये कंडीशन आपको याद हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ वेक्टर के क्वेश्चंस कराना नहीं है, वो आप 11th में पहले कर चुके, सिलेबस से बाहर हो गए। मेरा कहना ये है कि आपको एक कंडीशन याद हो जाए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। मेरी बात समझ में आई? आ जाए। अगर आप करेंगे तो क्या करोगे, ए और बी का आप कर दें डॉट प्रोडक्ट। चलो मैं लिख देता हूँ, वेक्टर ए आप लिखेंगे आई प्लस कितना था आपका 5j और प्लस कितना है एन के। देन व्हाट इज बी, बी आपके पास है कितना है 2i है ना, और आगे क्या है प्लस के। ठीक है, कर दें इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा आपके लिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फ्रॉम क्लास 7th। हाँ तो ठीक है 7th मान लो, यही होती थी भैया। दिस प्लस एक्स बराबर 0, एन बराबर कितना निकल आएगा 3 निकलेगा। सही से बताना है, गलत मत बताना है। हाँ ये रिकॉर्ड हो जाता है, हमने गलत लिख दिया तो पता चले, फिर बाद में तुम दिखाओगे सबको जा जाके, देखो सर ने गलत लिखा था। हाँ सर को कहे जोड़ना घटाना नहीं आता। चले, कोई डाउट किसी को? और आप नोट करते आइएगा बेटा, आप मत दूसरों चक्कर में रहिएगा। इनमें से आधे वो हैं जो पिछले साल वाले हैं। हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर वालों के तो वैसे ही आंसर हो, वैसे ही पहले से बता चुके थे तीनों, तो मैंने इसलिए सॉल्व किया है ताकि ऐसा कोई भी आदमी जो फ्रेशर हो उसे कोई दिक्कत नहीं आए। कोई अब समस्या? ठीक। और देखें अगला, ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दैट। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताएं। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप इतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे, ये अपने यहाँ कभी कभार आएगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी और बीच का आपने एंगल डिटरमाइन करना होगा। एंगल डिटरमाइन करने के लिए ध्यान से मुझे देखो, मैं एक सिंपल फार्मूला लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल लिखता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा, यही तो लिखा था। और ए बी का मतलब एक्चुअली क्या था, ए वॉज द मॉड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड,
और b आपका क्या था, दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ b और ये था cos थीटा। इसका मतलब अगर आप इसको हल्का सा चेंज करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b। अब आप पूछेंगे इसके आगे और बताऊंगा, सारी चीज़ हम लोगों ने आज और कल में डिस्कस की हैं। सबसे पहले एक काम करें, क्या इतना तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखता हूँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होगा, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होगा ज़रा देखो ध्यान से। 1 2 जा 2 दिख रहा है, 1 2 जा 2, हाँ या ना बताना। बढ़िया, -2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, -2, और -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +20, यानी कुल मिला के ये आपका निकल आएगा। अब अगली चीज़ बताता हूँ, नंबर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए पे जाएंगे तो कल हम एक चीज़ लिख रहे थे, अगर आपके कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई हों तो आपने लिखा था वेक्टर आर का मॉड होता है √(r(x² + r(y²)। ये 2 डायमेंशंस के लिए था, 3 में अंदाज लग जाएगा, ये हो जाएगा r(x), r(y) और तीसरे नंबर पे r(z) का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, मॉड वेक्टर ए उठाओगे तो तीनों उठा लो, कौन सा था, एक कहाँ गया बेचारा, ये रहा 1 -2 और लिख रहे हैं r(x), r(y) और r(z) तीनों। तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -5 स्क्वायर। ज़रा बताएं कितना आएगा, है 30। और तीसरा काम मॉड वेक्टर b कितना आएगा, बढ़िया, चलो सुविधा के लिए पूरा लिख देता हूँ एक बार और, 2 स्क्वायर प्लस क्या है उसके आगे 1 है ना, और -4, ठीक है, वो क्या होगा, चमक रहा है इसमें, दिख नहीं रहा। ये हो गया कुल मिला के √21। और एक लास्ट काम, ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आप कह देंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू होगा अच्छा, थोड़ा भैया मैथमेटिक्स भी ठीक रखना अगर चाहो तो। कैसा नज़र आ रहा है, ये 3 टेंजा है, वो 3 सेवेंजा है। और मैंने कहा कुछ कॉमन सेंस वाली मैथमेटिक्स होंगे, हमें साल भर चलना है तो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। 3 सेवेंजा और 3 टेंजा है, 2 बार 3 आ रहा है, यानी 3 तो बाहर हो लेगा, सही कह रहे हैं। अंडर रूट में एक 10 बचेंगे, एक 7 बचेंगे, कुल मिला के 70 बचेंगे। और इससे भी अच्छी बात कि आपको कल परसों में याद आ गया, मैंने कहा था ऐसे केस में आप थीटा क्या डिक्लेयर करेंगे, हाँ, क्योंकि एक आध लोगों को उसमें भी दिक्कत थी, याद आया था, इसलिए मैंने कहा था 1-2 टर्न में सारी दिक्कतें रिमूव करने की कोशिश करूँगा ताकि आप चल सकें प्रॉपरली सबके साथ। इसको कहा जाता है सबका साथ नहीं हमारा विकास। याद आ गया, 10 इनवर्स में हम आंसर लिख रहे थे कल, तो अब ये समझ में आ गया होगा। और ऐसी वैल्यू अगर cos थीटा आपको क्या है 1/2 1/√2 √3/2 1, यानी वो गिनी चुनी 4-5 वैल्यू आती हैं तो आप 30 45 60 डिक्लेयर कर पाएंगे। और अगर नहीं आती साक्षी तो फिर आप निकाल के आते हैं cos इनवर्स में जो भी आ रहा होगा, सही है, कर दें मज़े से। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन मैं 1-2 और बताता हूँ, बस हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। और किसी के पास कोई बुक या रिफ्रेशर है क्या 12th की? और अभी तक एनसीईआरटी नहीं है तो फिर क्या काम चलाओगे यार तुम हैं?
अरे अब तो तुम्हारे ऑनलाइन पेपर होने हैं ना, आपको अब क्या चिंता है? गाइडलाइंस और रेगुलेशन बहुत है। कहीं कोई ना कोई गाइडलाइन है ना कोई रेगुलेशन होते हैं। ऑनलाइन पेपर घर से बैठ के आदमी किताब से छाप के लिखता है, खाएगी गाइडलाइन। तो वही है, ये रहेगा आपको टाइमली पेपर सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, ओपन टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड राइट फ्रॉम इट इफ़ यू कैन सर्च द आंसर, कंडीशन प्रोवाइडेड। अगर तुम ढूंढ पाओ तो। गूगल वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स का पेपर हो तो चुपचाप वहाँ यहाँ जाना। तुम गूगल ही करते रहोगे, नहीं दो 4 घंटा तो। चले, क्या आपने इतना कर दिया? हाँ ना, मुझे बताएं। अब आ जाए नेक्स्ट एक बढ़िया, ये आपका वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। देखें जरा ध्यान से, अभी आपसे स्टार्टिंग में आता 3 क्वांटिटीज़ मैंने बताई थी। कौन कौन सी क्वांटिटीज़? वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी दोनों याद रखना काम में आएंगे अभी हमें 1-2 दिन बाद। ये तीनों क्वांटिटीज़ मैंने आपसे कहा स्केलर हैं, और अगर स्केलर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए आएगा? डॉट प्रोडक्ट को आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन 11th का दिया है, क्योंकि 12th वाला तो मैं कराऊंगा ही बाद में। क्या कह रहा है? वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल अलोंग ए वेक्टर एस, इतने मीटर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, और ये आपका दिया है फोर्स। और मेरा अंदाज़ा समझ में आ रहा होगा, सिंपल आपको क्या करना है, वर्क डन आपको करना है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। बस आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए। कौन से फंडामेंटल? डॉट क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको रिजल्ट चाहिए, स्केलर रिजल्ट। मेरी बात समझ में आती है? बस अब क्या बचा, अपन तो इसको डायरेक्ट करेंगे। एफ डॉट एस करना है, पिछला क्वेश्चन भी तो किया था। एस 4 नहीं दिख रहा, ये बताना, समझ में आ रहा है ना? 4 × 1 हो जाएगा 4। अगला उठाए -1 × यही कह रहा था I2I और J2J और K2 करें। कोई जरूर थोड़ी कि 6वीं क्लास वाले की तरह बिल्कुल एक के नीचे एक लिखो मिला के। हाँ, और K हो गया 7 और -1 कितना हो जाएगा? 7 1 जा। देख लो कितना आ रहा है टोटल, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? चलो ऋषभ सिंह यादव चेक करो सही किया है क्या मैंने? है इतने ध्यान से देख रहा है, मुझे लग रहा है गलत हो गया क्या है? 4 1 जा 4 होता है भैया, 1 2 जा 2 होते हैं, और 7 1 जा 7 होते हैं। इतने ध्यान से देख रहा है, मैंने कहा गलत हो गया क्या? कर दें, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो सबसे खास बात थी, आप स्केलर होने की वजह से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे। कर लेंगे, जितना नोट करना चाहें करते चलिएगा साथ साथ, वो ध्यान रखना। और जिन्हें सब आते हैं वो केवल अपनी मेमोरी को ब्रश अप कर देना बस। तो अंजलि सिंह, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अंडर ए फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। जरा बताओ फुर्ती से। इतने मीटर अंडर दिस फोर्स, -15 जूल। ठीक है, हाँ ये आदत अच्छी है, क्योंकि लास्ट ईयर पहला चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट इसलिए पढ़ाते थे भैया हर जगह यूनिट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यूनिट्स के अगर आप छोड़ेंगे तो कई बार हमारे नंबर जो है धीरे से 2-4 कम हो जाते हैं अचानक धीरे धीरे आके। -15 क्या है? सही है, ज़रा चेक करें क्या किया होगा इन्होंने किया होगा 3 × -1 यानी आ गया होगा -3 -2 × +1 यानी कि -2 और 2 × -5 यानी कि -10। कुल मिला के 10 और 2 12 और 3 15 गुड। तो ये हो गया आपका इतने जूल। तो इसलिए मैंने कहा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, 50 न्यूटन की बॉडी है, डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा?
फिर वही कंसेप्ट, क्या हमें ऐसा ध्यान है? सही जवाब है आपका कि W इज इक्वल्स टू में वेक्टर F डॉट वेक्टर S लेना है। ये मेन बात है जो आपको याद होनी चाहिए। क्यों, मैं फिर याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं? आप वर्क डन चाह रहे हैं जो स्केलर है, और अब बहुत देर बाद वो पुराना फॉर्मूला आ जाएगा AB cos थीटा। इसमें देख रहा होगा I कैप J कैप फॉर्मेट नहीं है, तो फिर किस फॉर्म में जाएगा? AB cos थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। मुझे लग रहा है AB cos थीटा सब दिए हैं। 50 न्यूटन ये दिया हुआ है, 10 मीटर ये दिया हुआ है, और थीटा कहाँ चला गया? अच्छा, ये मेरे पीछे रह गया। ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 50 न्यूटन फोर्स, 10 मीटर आपका ये, और साथ में cos 60। cos 60 कितनी होगी? बढ़िया, 500 का आधा कितना करोगे? 250। तो देख लें, ऐसा तो नहीं लग रहा भैया जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। लगे तो यहाँ पे चेन पुलिंग की सुविधा है, उसको आप खींच सकते हैं। आप बीच में रोकेंगे, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, चेन पुलिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना? नहीं समझ में आए आप 1 मिनट के लिए हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया, आप मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सही ना? बताएं, क्लियर है कि कोई दिक्कत है? ये क्या होती है हाँ क्या ना? ये हाँ ना वाली स्थिति मत बनाया कर। 50-50 वाला मामला है, मीठा और नमकीन दोनों का स्वाद है। चले, किसी को डाउट हो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही रुक जाता हूँ कि अगर आप मुझे कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, और फिर मैंने कहा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू अ रिवीजन थ्रू द वीडियो लेक्चर, और कोई लेक्चर अलग से नहीं, द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास जो आपसे ही बात कर रहे हैं। तीसरा हमने कहा शीट से एक बार कर सकते हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग दैट्स योर ओन मैटर, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 स्टूडेंट हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग भैया अपनी अपनी मेहनत देखें। ग्रेड 1 हम उन्हें मानेंगे जो केवल देखते आ रहे हैं, उन्हें पिछले साल का याद आ जाएगा, उन्हें सब मालूम है, ठीक है। ग्रेड 2 हैं जो कोई आधा याद आधा भूले हैं। ग्रेड 3 वो हैं जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा लेकिन इस साल प्रयास कर रहे हैं। और ग्रेड 4 वो होते हैं जो एकदम डाउन स्टाइल में आते हैं, देखो सर ना तो हम पढ़े और ना, मैंने कहा आगे बैठो, फीस जमा कराते रहो टाइम टू टाइम, दैट्स ऑल। पढ़ो चाहे मत पढ़ो तुम अपना काम करो चाहे नहीं करो, हम तो अपना करेंगे ना। सही है, और आगे जाए नेक्स्ट एक। चलिए तो आप कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वही दिए हुए हैं। अब हम जाते हैं फिर एक चीज़ पर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पर। डॉट प्रोडक्ट में मैं अगेन आई एम रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आपकी तरफ उछाल देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में किसी भी आदमी को कोई डाउट तो नहीं है इन सारे क्वेश्चन में। द 4 और 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आई हैव सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक ध्यान देखना, एक नेक्स्ट टाइप का आपका प्रोडक्ट जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। एक अगला डालिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और जो आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा ही रहे हैं, तो मैं बिल्कुल खतरनाक वाले लाल कलर से लिख देता हूं। हाँ, एक बार डॉट के बिना काम चल जाएगा। और अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा क्यों। और जैसे यहाँ नहीं समझ में आया उसे 20 साल में जाके समझ में आएगा कि यार हम गड़बड़ कर गए। 20 साल में फिर वो गड़बड़ नहीं सुधरती। मैं वजह बता दूंगा क्यों, आप मुझे पूछना है बताऊंगा। हाँ, हम जो बात करते पहले उस बात पे चर्चा पे जाते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या आपको ऐसा ध्यान था, मैंने आपसे कहा था जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने जाएंगे देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज नॉट दैट मच क्वाइट ईजी, लाइक द 3 into 4 is equals to 12 and that's all. Because vector product can be performed in two different ways. Either it may give a scalar resultant where it is called scalar product or the dot product. Otherwise, the product of two vectors can be performed in another way which is called cross product or the vector product. And as the name suggests, it is the cross product because you are using the symbol
मोर ओवर द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट इज गिवन बाई ए बी साइन थीटा एन कैप। और कल ये चर्चा हम कर चुके थे, कैप, कैप मीन्स द यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस। ये एन कैप याद रखिएगा, ये एन कैप आई हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है। क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये थोड़ी पता है कि तुम जो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो एक्स एक्सिस पे है कि वाई पे है, ये मुझे क्या पता। तो इसलिए मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लिखे हैं, यहाँ मैंने लिखा है एन कैप। हाँ, एन कैप का जो भी डायरेक्शन आएगा, अलोंग द एक्स आया तो आप लिखेंगे आई कैप, और अलोंग द वाई आया तो आप लिखेंगे जे कैप। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी लाइन लिख दें, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें, 2 लाइनें, फिर मैं खास बातें बताता हूँ। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में आप जाएंगे, इसमें आप लिख दीजिएगा द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे आप बताइएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, आए अगली बात बताता हूँ। यहाँ ये समझ में आ रहा होगा, ये एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा। इसी पे हमें चर्चा करनी है, लिख दें इसमें नीचे आप बताइएगा एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, नीचे बताएंगे एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच स्पेसिफाइज, एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, which specifies the direction of cross product, specifies the direction of cross product। और आगे बताइएगा it is decided by Maxwell's right-handed screw rule। It is decided by Maxwell's right-handed screw rule। ठीक, क्या है मेरी बात समझ में आती है? केवल लिख दें क्या रूल है, हम डिस्कस करेंगे एक सेकंड बाद। आगे लिख दें, अगला पॉइंट आप लिख दिएगा द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, the direction of cross product is perpendicular to plane and is perpendicular to the plane and along the direction of advancement and along the direction of advancement of a right-handed screw, along the direction of advancement of a right-handed screw, direction of advancement of a right-handed screw। क्या इतना मिल गया? बढ़िया। आए अब देखें ध्यान से इधर। पहली बात तो समझ में आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा होगी। चूँकि मैं कह रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होगा। ये डायरेक्शन मैंने कहा एक महान साइंटिस्ट मैक्सवेल जाके डिसाइड करेगा, तो उसे करने दो, कुछ स्क्रू विस्क्रू रूल्स है उसे देखते हैं। ये तय है ये डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा आपने लिख दिया है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। पहले मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी में आपने कभी कोई पेंच खोला या कसा है या नहीं? जिन्होंने पेंच नहीं खोले कसे उन्होंने बोतल के ढक्कन कभी खोले बंद किए हैं? अरे हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ रिच पर्सन्स होते हैं, बोले हमारे यहाँ हर काम के लिए बोले आदमी लगा हुआ है, हम क्यों पेंच खोलेंगे? तो मैंने कहा भैया कभी बोतल का ढक्कन भी तो खोला होगा, वो भी तो पेंच का ही एग्जाम्पल है, वो कोई अलग थोड़ना है। और बोतल का ढक्कन इसलिए कहा है क्योंकि उससे तुरंत आपको मिल जाएगा। आए देखें
क्या पेंच की ऊपर से शक्ल ऐसी होती है? और अगर पेंच की शक्ल ऐसी होती है तो क्या आपने ध्यान दिया, आप दुनिया में किसी भी पेंच को केवल और केवल 2 तरीके से घुमा सकते हैं। और कौन से 2 तरीके से? बढ़िया, ये है अपना कौन सा? ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? तो एंटी क्लॉक कौन कह रहा था? कार्तिक था क्या? है कार्तिक उल्टी घड़ी चला रहा है यार। बढ़िया, ये है आपका क्लॉकवाइज। या फिर आप इस पेंच को कैसे घुमाएंगे? या फिर आप घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और तसल्ली रखिएगा, आराम से देखते जा रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। अब एक लास्ट सवाल, अगर आप किसी भी पेंच को घुमाते हैं तो क्या होता है? क्या आपने ध्यान दिया? या तो इधर आएगा या उधर जाएगा, और कहीं भी आए, चाहे आए और चाहे जाए, क्या आपका ऐसा ध्यान जाता है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। इसलिए ये रहा आपका प्लेन ऑफ बोर्ड। जब भी आप इस स्क्रू को रोटेट करेंगे तो स्क्रू या तो परपेंडिकुलर बाहर आएगा या परपेंडिकुलर अंदर आएगा, चाहे जैसा आ जाए, होगा नॉर्मल टू द प्लेन। घुमाने पर अलोंग द प्लेन नहीं होगा। क्या आप सोचें प्लेन में इधर उधर खिसके? पहली बात कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखें कि आपने ऐसे लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। और किस डायरेक्शन में होता है? डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू। जिधर स्क्रू जाता है उधर ही होता है। अब लास्ट कहानी, ज़रा मुझे बताओ, अगर किसी पेंच को मैं ऐसा घुमाऊं तो कहाँ जाएगा? अंदर घुसेगा कि बाहर आएगा? सोच लो, सोच लो। कितने लोग बाहर के फेवर में हैं? अरे बाहर वाला एक भी नहीं है। हाँ, ये तो मास्क सही कर रहे हो कि हाथ उठा रहे हो? पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करो ना, बाहर है फेवर में कौन है, यहाँ रख लिया। अब मतलब डाउट बोले सही निकल रहा हो तो यहाँ कर लेंगे, और गलत तो बोले हम तो मास्क सही कर रहे थे, बोले हाथ थोड़ा ना उठा रहे थे। हैं, ये गलत बिल्कुल, एकदम हाथ एकदम हाँ या ना, ना ठीक है। अंदर के फेवर में कौन है भैया? बढ़िया, तमाम सारे लोग हैं अंदर के फेवर में। और बिल्कुल नॉट डिसाइडेड कैटेगरी में भी कोई है? कोई ऐसा हो जो ये कह सके हमें डिसाइड ही नहीं हो रहा? जो नहीं डिसाइड कर पा रहा होगा उसके बोतल पकड़ा दूंगा, उससे कहूँगा तो ढक्कन खोल के देख ले, तो बंद करके देख ले। सही कहा ना मैंने? अपने आप दिख रहा होगा आपका स्क्रू कहाँ जाएगा, ध्यान देखना, आपका जाएगा इनवर्ड्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इस समय हम जिस प्लेन पे बात कर रहे हैं इसको एक्स और वाई एक्सेस मान लें, क्या आपका ध्यान जाता है ये एक्सेस आपकी नेगेटिव जेड एक्सेस होगी? हाँ या ना मुझे बताएं। फिलहाल अभी इस समय की बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उल्टा इस स्क्रू को आप ऐसे रोटेट करें, अब ढक्कन आप देखना बॉटल का खुल के बाहर आ जाएगा। आप अपवर्ड कह सकते हैं, आप आउटवर्ड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपवर्ड या आउटवर्ड में कैसा समझ आता है? ये पॉजिटिव जेड होगी अपनी तरफ अंदर, इसको हम कह सकते हैं अलोंग। क्या अब आपको डायरेक्शन समझ में आ जाता है? यही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। इतना बना दें, फिर मैं डायरेक्शन की और आगे चर्चा करूंगा। दोनों फिगर दिखाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दिखा दें। So both the diagrams are completed. Okay. Then अब हम बात करेंगे इस बेसिस पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेसिस पे। आखिरकार कभी आप ऐसा कर रहे होते, मान चलें आपको कोई भी 2 वेक्टर दिए गए हैं, लेट इट बी वेक्टर ए
एंड इट बी वेक्टर बी। मेरी बात समझ में आ रही है? और आपसे जानना चाहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा। तो वैल्यू तो हम आँख बंद करके बता देंगे, वैल्यू तो होगी ए बी साइन थीटा, जहाँ ये है थीटा। अब सवाल है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। वैल्यू की चिंता नहीं थी, वैल्यू तो मैंने भी बता दी, ए बी साइन थीटा होगी। अब इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? या तो इसके लिए आप एक काम करेंगे ना, आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था मुझे बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। क्या ऑर्डर है आपका? ए क्रॉस बी का ऑर्डर है, दिख रहा है? मैं दिखा देता हूँ फिगर से। आपका ऑर्डर इस समय है ए क्रॉस बी। कौन सा ऑर्डर है, एंटी क्लॉक या क्लॉक? पक्का? अगर आपका ऑर्डर एंटी क्लॉक है तो आपने यहाँ कौन सा ऑर्डर लिया है, ध्यान देखना भाई। इतना ही लिख देता हूँ, एंटी क्लॉक इतना बहुत है। कहाँ जाएगा आपका ऊपर वाला पेंच? आउटवर्ड जाएगा। इसका मतलब मैंने कहा था जो पेंच है वही क्रॉस प्रोडक्ट है, तभी तो उसको दिखा रहा था। उसको देखो, मैंने कहा इसको क्या देखोगे। जहाँ पेंच जा रहा है तो इसलिए आपका आंसर आएगा, अब भी नहीं दिखा, के कैप। कितनों दिख गया के कैप? हाँ ना बताओ। अरे भैया पॉजिटिव जेड एक्सिस कह तो रहा था। तो जो यूनिट वेक्टर लिखोगे कि जेड एक्सिस वाला कौन सा लिखोगे? के कैप ही तो लिखोगे। और एक एग्जांपल देख लो, इसके बाद इसको नोट करना। पहले इधर देख लो 1 मिनट में। अगर मान के चलें उल्टा कर दें, सपोज करें मैं इसको वेक्टर ए मान लूँ और मैं इसको वेक्टर बी मान लूँ, तो एक मज़ेदार बात है, इस कंडीशन में भी आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू आपकी वही आएगी। कितनी आएगी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आप बताएंगे ए बी साइन थीटा। लेकिन अब सवाल है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? हाँ, क्या आपका ऐसा निगाह गई है कि अब जो आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं वो अब आप ए टू बी यहाँ आ रहे हो। अब ए क्रॉस बी, अब बी नीचे है और ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? इतने से काम चल जाएगा? पूरा लिखूँ क्लॉकवाइज? ठीक है, इतने में चल जाता है। क्लॉकवाइज में आपका पेंच कहाँ जा रहा था? इसका मतलब इनवर्ड, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। और नेगेटिव जेड एक्सिस अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये रहा के कैप और ये रहा आ जाते हैं दोनों समझ में। इसलिए आप इसको बड़े आराम से डायरेक्शन डिसाइड करेंगे जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ये भी वही मैं दिखाता हूँ। तो दोनों डायरेक्शन आपके नोट हो गए? हाँ ना बताएं। तो तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल दूँ? तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दूँ जो, चलो ठीक है, अपने को भविष्य में भी काम आएगा और पहले भी अपने पास था। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ऐसा याद है क्या, वंस अपॉन ए टाइम यू आर इन 10th क्लास? है, एक बार की बात है जब आप 10वीं कक्षा में हुआ करते थे, ऐसा याद है ना? ठीक है, 10वीं कक्षा में एक चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जब ये नोट कर दिया सभी ने, कोई रह तो नहीं गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते थे उस समय हम एक छोटा डेरिवेशन पढ़ते थे, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिर से हम बता दें, जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की आप बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ आती थी कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा 10th में ये बी हुआ करती थी,
अभी चूंकि अपन 12th में मान के चले आ गए हैं, मानने में कोई बुराई तो नहीं है ना, पास वास हो जाओगे, पेपर ही बाकी है तुम्हारे। और इसमें अगर आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो आप याद करें इस पर एक फोर्स लगा करता था और ये फोर्स कहलाता था, बढ़िया बहुत बढ़िया, ये फोर्स कहलाता था बिल साइन थीटा। ये मैं 10th की बात कर रहा था। अब हम आपको 12th में जंप कराते हैं, ज़रा देखें ध्यान से कि आपको ऐसा ध्यान है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जिस लिस्ट में पाया जाता है वो कहता है फोर्स इज ए वेक्टर। दो क्रॉस चेक करता हूँ, दोनों ध्यान से देखना। ये नज़र आ रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इस इनटू का रिजल्ट मुझे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। और दूसरा देखें रहा है साइन थीटा को ध्यान से देखें, कॉस थीटा पहचान हो जाती है डॉट प्रोडक्ट की। बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन आएंगे अपने पास जहाँ कॉस थीटा होगा और हम उसको इमीडिएट डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अपने पास एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा आएगा और साइन थीटा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की पहचान है। इसका मतलब है ध्यान देखना, मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं इसको ले, अब आपके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं आपके लिए जाता हूँ, मैं लिखूंगा वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू है आई, क्योंकि तो मालूम है करंट स्केलर होती है, करंट नंबर होता है आई, और साथ में लिखा जाएगा अब ये मत पूछना साइन थीटा कहाँ गया, क्योंकि ये लिखा ही है बी एल साइन थीटा, बी एल और साइन थीटा ये रहे। क्या है मेरी बात समझ में आती है? अब हम 12th के किसी चैप्टर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें आपको दिया जाएगा अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला, ठीक है, दिस मच टेस्ला बहुत है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन इट। टेंशन मत लो, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का उसी की बात कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा सब बता रखा है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला, दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, लेंथ 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो आप तुरंत निकाल ले जाएंगे, आपको समझ में आता है अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसके डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक रूल याद दिलाता हूँ, हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। हम फिजिक्स में इस्तेमाल किया करते थे, ये याद है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका होता था फादर, मदर और चाइल्ड, यही होते थे। फादर यानी फोर्स, एफ फॉर फोर्स, मदर एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। आ जाओ मैं इसी फिगर के लिए चलता हूँ, ज़रा हल्का सा अंदाज बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा। देखो जरा, ये तो याद है ना, फादर मदर चाइल्ड। जरा हाथ फैलाओ और मुझे बताओ इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा। एक्सेस बताना है, एक्स वाई या जेड। वाई, ठीक है, कैसे? देखते हैं, चलें इनके अकॉर्डिंग वाई में होना चाहिए। और कोई आंसर? भैया मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस हाथों फैलाऊं, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अरे ऐसे क्या झांक झांक के देख रही है, इतना बड़ा हाथ नहीं नजर आ रहा है, बताओ है? करंट, देख लें, हो गई करंट। अब फोर्स कहाँ जा रहा है जरा देखना। दिख गया कहाँ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। नहीं दिखा अब भी? बोलो भाई तैयारी, दिख गया नहीं दिखा? दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने कहा ये हाथ एक झटका दें मज़ेदार सा, अपने आप तीनों फिंगर खुल जाएंगी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, द 4 फिंगर, मदर, फिर इस बाद करंट, ये चाइल्ड बेचारा। और मैं तो तुम्हारे सामने इसीलिए इसको पकड़ के ऐसा किया था, बच्चों का कान पकड़ के उन्हें सीधा करना पड़ता है, तो इसलिए उसको ऐसे कर दिया था। फोर्स देख लो अपने आप, ये रहा अंदर। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो फोर्स कहाँ जाएगा? फोर्स जाएगा अंदर। यानी जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था उसके मुताबिक फोर्स कहाँ जाना चाहिए? इनवर्ड, मतलब सही कहा मैंने?
या तो एक तरीका ये था, या एक अपने पास दूसरा तरीका भी है। अपने पास तरीका ये L क्रॉस B कर रहे हो, L मतलब लेंथ ऑफ दी वायर और B तो B है ही। जरा मुझे बताओ ये डायरेक्शन L क्रॉस B का ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज का आंसर कहाँ जाना चाहिए? तो भैया मैं इनवर्ड ही बता रहा था, मैं कोई दूसरा थोड़ी बता रहा था। यानी आप पास दोनों तरीके, आइदर फिजिकल और द मैथमेटिकल। और कई जगह आप देखेंगे मैथमेटिकल ज़्यादा आसान पड़ेगा निकालना, मैथमेटिकल हम इमीडिएट निकाल लेते हैं, तो इसलिए हम इस तरीक़ों को फॉलो करते हैं। बीच में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। और एक मज़ेदार बात आता हूँ, ये मत सोचना इतना ही मिलेगा, मैं कुछ सिमिलर एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ। और भी लिस्ट लंबी है, 3-4 तो मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में मत जाना हो, तो अपने आप साल भर हम पढ़ ही लेंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया है? इसके लगभग 80% क्वेश्चंस में आप देखना एक छोटी चीज़ लिखी होती है। इनमें आपसे पूछा जाता है लूप इज़ ओरिएंटेड इन XY प्लेन, द करंट इज़ फ्लोइंग अलॉन्ग दी पॉजिटिव Z एक्सिस या नेगेटिव Z एक्सिस, वो तो उसकी इच्छा है भैया। आपसे पूछेगा आप निकालें टॉर्क, आप निकालें फोर्स, वो तो हम इंटू करके निकाल लेते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का क्वेश्चन जो पार्ट रहता है वो क्या होता है, वो आपसे कहता है एंड इट्स डायरेक्शन। और एंड इट्स डायरेक्शन में एक मज़ेदार बात है, इन जगहों पर डायरेक्शन की चर्चा तो हम ज़रूर करेंगे, पर यहाँ हम डायरेक्शन निकालना बहुत कम सीखते हैं। डायरेक्शन हम निकालने के लिए हर बार लौट के कहाँ आएंगे, तुम्हारा ध्यान जा रहा है? हम यहाँ आएंगे। इसलिए बेहतर है आपके सेहत के लिए कि आप आज ही इस चीज़ को बड़े आराम से देख लें कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ आएगा। ए और बी हैं वो तो बदलते रहेंगे, कभी एल और बी होंगे, कभी क्यू और वी होंगे, कभी कुछ होंगे, कभी कुछ होंगे। द नेम्स विल गेट चेंज्ड चैप्टर टू चैप्टर, चैप्टर टू चैप्टर हम नाम बदल सकते हैं, लेकिन ए बी की जगह सी डी और सी डी की जगह ई एफ कर सकते हो, डायरेक्शन वही आएगा। तो अब इसलिए मुझे बताएं ईमानदारी से सोच के कि आपको मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल समझ में आ जाता है या नहीं। मैं थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि पूरा एक बार में आपको दिखने लगे। क्रॉस प्रोडक्ट ये रहा, डायरेक्शन निकालने का तरीका ये रहा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या है आपको समझ में आता है? तो ये मान के चलेंगे 12th फिजिक्स की एक बहुत बड़ी समस्या जो हम उससे ओवरकम कर जाते हैं, या मैं हर चैप्टर में कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो देखें, कोई शंका हो तो मुझे पूछें अभी। अब समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने एक जगह उसका ऐसा ट्रीटमेंट कर लिया कि हर जगह वो अपने को केवल रेफरेंस देना पड़े कि हाँ हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं जनरली? ठीक। तो एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, चूँकि ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं, ये दिख रहे होंगे बहुत सारे आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए इसमें एक छोटी सी कंडीशन और बताता हूँ, उस कंडीशन को लिख दें। नेक्स्ट आप लिख दीजिएगा कंडीशन। और कंडीशन इस बात के लिए है कि आपने ऐसा ध्यान दिया था कि अगर आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में हो तो उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट हो जाता था, आई टू आई, जे टू जे और के टू के। और सही आपने ध्यान दिया होगा दूसरे तीसरे क्वेश्चन तक तो अपन ओरल करने लगे थे, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आप जब भी करेंगे, आप सही कह रही हैं,
तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ध्यान देखना, मैं लिख देता हूँ इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मैं मान के चलता हूँ इफ इट इज़ A1i प्लस A2j और प्लस आपका A3k कैप, ऐसे आपके लिए वेक्टर B इज इक्वल्स टू है B1i कैप प्लस B2j कैप और प्लस B3k कैप। तो ध्यान देखना, देन इन दिस केस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये आप एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से देते हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको इसे टेबल कहा था बायोलॉजी वालों की सुविधा के लिए, है ना, बट नाउ यू शुड कॉल इट बाय प्रॉपर नेम, इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मेरी बात समझ में आई? डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि हम इसमें तीन चीज़ें लिखेंगे, एक हम लिखेंगे आई, एक में लिखूंगा जे और एक में लिखूंगा के। फर्स्ट वेक्टर के तीनों नंबर्स लिख दीजिएगा ए आई जे और के करस्पॉन्डिंग, यानी A1 A2 और A3। ऐसे ही आप सेकंड वेक्टर के पार्ट लिख दीजिएगा, सेकंड वेक्टर है आपका B1 B2 और B3। पहला तो काम ये कर देना रहा है इतना, और एक चीज़ फिर चलें इसका सॉल्यूशन में एक सेकंड बाद बताता हूँ, पहले इतना नोट करें क्योंकि वो आगे खिसक जाएगा नहीं तो। यहाँ तक आप पहुँच जाएं आगे जाने से पहले। बना दिया आई जे के A1 A2 A3 और सेकंड वाले के B1 B2 B3। ध्यान देखना, जब आप इस टेबल को, तो नाउ डोंट कॉल इट एज टेबल, ठीक है, 11वीं की शुरुआत में टेबल कहना ठीक था। आप डिटर्मिनेंट का, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम में याद रखिएगा दे आर टेकन इन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर और बड़ा होता तो फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट जाते। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो तुम्हारी 10वीं की क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्मेट में ही होता है। इसका मतलब ध्यान से इधर देखना, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा तो जो मेरे लिए इसका आंसर आएगा आप नीचे लिखिएगा। सबसे पहले मैं लूँगा, ध्यान देखना, आई कैप, दिख रहा है आई कैप। अब आई कैप जब आप लेंगे तो इस आई कैप को आप छोड़िएगा और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है, इसलिए दोनों बना दिए हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा आपका A2 B3 माइनस B2। ध्यान से मेरी बात देखते आना। इसके बाद जो आप जे लेंगे, जे के साथ एक महान बात है, मैंने कहा था कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जे को ध्यान से देखो, चलो जे को तुम देख रहे हो तो जे के लिए हम क्या करें, हरा कलर कर लें, जे दबा लो, जे दबाओगे तो क्या होगा, नहीं देखा, ये छोड़ दो, यही तो बचेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपके लिए हो जाएगा A1 B3 और माइनस है B1 A3, ठीक है। और एक लास्ट चेक कीजिएगा, लास्ट जाता हूँ के कैप, चलो बिल्कुल सही है आप। के कैप के लिए भी मैं चलो एक बार और बता देता हूँ, के कैप गायब कर दो तो देख रहे होंगे कितना हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा देखने लगा, A1 B2 और B1 A2, तो हो जाएगा A1 इसलिए मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से पढ़िएगा, इसको निकालने में झंझट है। मिल जाता है, हाँ ना बताएं। चूँकि टाइम हमारे पास कम है तो बता दूं,
इस भी मैं एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि सुबह वाले बैच का भी हम बता दें क्रॉस प्रोडक्ट हमने बीच में छोड़ दिया था शुरू करके, इसलिए कल 10:45 पे एक आपकी वही 45 मिनट की एक क्लास है, ठीक है, 11:15 से लेके आपकी 11:30 पौने 12 तक रहेगी। नहीं ऑनलाइन नहीं, अभी अपन सिर्फ ऑफलाइन खेलेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे, ऑनलाइन जब ज़रूरत, जिस दिन ऑनलाइन ज़रूरत होगी उस दिन सारी व्यवस्थाएँ, कोई दिक्कत नहीं है तो उसको अटेंड कर लीजिएगा। मैं उसमें क्या है टॉपिक कल ख़त्म कर दूंगा, टोटल वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स वाई ऑन द टर्न ऑफ द फ्राइडे। ये इसलिए ख़त्म करेंगे कल हर हालत में, ताकि आप फ्राइडे को हम कहते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकें। अब हम अपनी यात्रा 12th वर्ड स्टार्ट कर सकें। एक क्वेश्चन मैं आप 5 मिनट करा देता हूँ केवल, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर दें। और कौन सा सॉल्व करोगे, है बेचारा एक आध करके नहीं दिख रहा, कोई छोटा सा क्वेश्चन, चलो यही वाला ले लेते हैं, लिख दे ज़रा क्वेश्चन आराम से ज़रा देखें। ए इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 3i + j + 2k, और आपको दिया गया है b इज इक्वल्स टू 2i - 2j + 4k। वैल्यू ऑफ a क्रॉस b कितना होगा? आए देखें ध्यान से। सबसे पहले मैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालता हूँ। इधर देखो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन ये करा रहा हूँ और 5-6 क्वेश्चन कल कराएंगे। थोड़ा सा एक बार क्रॉस प्रोडक्ट आपका और रिपीट हो जाएगा, क्योंकि आपका 10 मिनट का ज़्यादा हो गया है, उनका 10 मिनट पहले का कम था। तो इस तरह से 40-45 मिनट की क्लास में मैंने कहा इनको एंड करके ऑन द नेक्स्ट ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 12th, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इस एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए करता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे करेंगे, किसी को याद है? जब भी आपको ये फॉर्मेट दिया हो, सबसे पहले लिख देना i कैप, j कैप और k कैप। अब आप एक काम कीजिएगा, इन तीनों के नंबर चेक कीजिएगा। पहले के नंबर क्या है ज़रा बताएं? 3, 1 और 2 दिख रहे हैं। और एक मज़ेदार बात बता देता हूँ, किसी को शंका रहे कि टेबल क्यों लिख रहे हैं, तो उसको मैं बताऊँ ये टेबल ही क्यों आती है। इसका सॉल्यूशन दैट वाज प्रूव्ड बाय मी आल्सो, बट इन द लास्ट ईयर हमने इस पूरे को क्रॉस प्रोडक्ट को प्रूव किया था कि इसका सॉल्यूशन यही क्यों आता है, ठीक है ना। इन केस किसी को शक हो जाए तो मुझे बाद में पूछ लेना, मैं उसको ये भी बता दूंगा। बट फिलहाल चूंकि अभी मैं काम चलाना है तो हमने कहा ये आता है, बस दैट्स ऑल। चलें सेकंड वेक्टर के बताएं, सेकंड वेक्टर नंबर बताओ प्रति से क्या है, समझ में आ जाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जहाँ गलती कर सकते हो, शुरुआत है, लिख लेना ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आ जाओ, मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इस साइड देखो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ 2 मिनट पेन बंद करके मुझे देख लो एक लास्ट बार, बस फिर हम इस बात छोड़ देंगे। जब आप इसके सॉल्यूशन में आएंगे, ये लिखना तो हर आदमी को समझ में आ गया। आई जे के लिखे, पहले वेक्टर के नंबर, दूसरे वेक्टर के नंबर, और सिंपल सा एक काम, आई कैप उठाएं, आई कैप को खा जाओ। ये क्रॉस साफ दिख रहा होगा, कितना आएगा, मैं इंटू नहीं कर रहा, 4 1 या 4 मुझे भी आता है, वो तो मैं दिखा रहा हूँ। 1 × 4 माइनस, ठीक है। जब आप करेंगे 2 2 या 4 डायरेक्ट कर लेना हो तो सीधी सी बात है, तो मैं दिखा तो दूँ कहाँ से किसका इंटू कर रहा हूँ। जे कैसा लोगे, जे ध्यान है, अब जे के लिए तुम किनको लोगे, जे के लिए आप लेंगे इनको, तो जे में क्या आएगा ज़रा बताओ? हाँ 12 नहीं, अभी तो सिंपल बताओ बेटा। 12 तो मुझे ही पता है, मैंने कहा अभी तो सिंपल, क्योंकि अभी तो अपन ये देख लें किसका किससे कर रहे हैं। ये एक बार समझ में आ गया, फिर 3 4 जा तो कोई भी कर लेगा। तो आप करेंगे 3 × 4 माइनस, और बाकी मैंने कहा बाद में तो आप जैसे करने लगेंगे तो आप कितना कर लेंगे मालूम है, ये भी नहीं करते, फिर तो ऐसे कर लेते हैं 3 4 जा 12 और 12 - 4, तो 12 में 4 गए, कितने बचे? 7 8, तो 8 सही। आधे लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। 3 4 जा 12 ये आप कर लेंगे। और एक लास्ट देखें, लास्ट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो क्या था? के कैप। के कैप पे आप किसको लिखेंगे? के छोड़ दो, 3 × -2, इसलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ बस, तो मैंने कहा एक ही बार में समझ में आ जाएगा ना। और कहाँ गया? 2 × 1,
बाकी मैंने कहा टोटल कर लेना, वो ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। कौन सा 8 आएगा? 8i माइनस 8j माइनस। अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या? गजब हो गया फिर तो। मॉड निकालना बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉड के लिए तो 1 मिनट, मॉड वैसे ही निकालना है जब एक cos थीटा वाले क्वेश्चन में कर रहा था। मॉड निकालना ध्यान है, जो आ जाएगा उसका अंडर रूट ऑफ RX RY और RZ के स्क्वायर्स। मेन अभी क्रॉस प्रोडक्ट पे फोकस करें। क्या हर आदमी को अब क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में निकालना समझ में आता है या नहीं, बस ये मेन बात थी। अगर ये आ जाता है तो लगभग हमने कहा हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स के टॉपिक थे दे आर एंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ सम टाइम। वी विल कंटिन्यू द क्लास। कब कंटिन्यू